Hi students, yesterday we studied about the chemical properties of metals. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि मेटल वाटर के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं. मेटल जो वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं वो मेटल का ऑक्साइड देते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. और जो मेटल का ऑक्साइड है फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन शो करके क्या देता रहता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड दे देता है. हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ मेटल्स जैसे पोटाशियम, सोडियम, ये क्या करते हैं, इवन ठंडे पानी के साथ भी क्या कर देते हैं, रिएक्शन शो कर देते हैं. और हमने ये भी पढ़ा था जैसे कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, वो किसके साथ रिएक्शन शो करता है, हमारे पास हॉट वाटर के साथ रिएक्शन शो करता है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा. ऐसे हमने पढ़ा था मेटल्स हो गए जैसे अल्मीनियम, आयरन, जिंक, वो हमारे पास ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो करती है ना ही गर्म पानी के साथ रिएक्शन शो करते हैं, बट वो किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्शन शो करते हैं. ऐसे हमने मेटल पढ़े थे कुछ लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हमारे पास किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करते, ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन शो करेंगे ना ही गर्म पानी के साथ, इवन स्टीम के साथ भी ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे. नेक्स्ट हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं. तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे वो सॉल्ट देते हैं और साथ में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं. बट अगर हम यहाँ पे एसिड ले लें, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह से ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कुछ मेटल्स की एक्टिविटी पढ़ी थी, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इन सभी को हमने HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन पढ़ी थी, जिससे हमें क्या पता चलता था कि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है और आयरन है वो सबसे ज्यादा कम रिएक्शन देता है एसिड्स के साथ. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कॉपर ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करता, ना ही उसके केस में बबल प्रोड्यूस होती है, ना ही वो क्या करता है, उसमें कोई टेम्परेचर चेंज आती है. नेक्स्ट हमने एक्वारिजिया के बारे में पढ़ा था कि एक्वारिजिया कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें वो 3:1 में डिसॉल्व हुए होते हैं और वो गोल्ड को खुद में क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, के मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्शन शो करेंगे. इसमें हमने पढ़ा था कि वो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं. जो हाईली एक्टिव मेटल होता है वो लीस्ट एक्टिव को उसके सॉल्यूशन से हटा के खुद उसके साथ क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है. सो इन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने क्या करा था, मेटल को रिएक्टिविटी सीरीज में अरेंज करा था इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी. सो नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्शन शो करते हैं आपस में. जैसे अभी हमने पीछे केमिकल प्रॉपर्टीज को रिवाइज करा है, तो उसमें हमने देखा कि मेटल्स क्या करते हैं, काफी सारे रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं, जैसे एयर, वाटर, एसिड, सभी के साथ रिएक्शन शो करते हैं. तो हमारे माइंड में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास मेटल्स है वो इस तरीके से कैसे रिएक्शन शो करते हैं, क्यों रिएक्शन शो करते हैं. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, कि एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. इस टेबल में हमारे पास गिवन दी हुई है कुछ नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन दी हुई है, कुछ मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन दी हुई है, और कुछ नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस टेबल में गिवन दी हुई है. हमने ये भी पढ़ा है कि नोबल गैसेस क्या होती हैं, कि नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड होता है. फुली फिल्ड होने की वजह से ना ही वो क्या करते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना ही वो किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं. जैसे हमने एग्जांपल ले ली नियोन की, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 10 एटॉमिक. कन्फिग्रेशन कितनी होगी, 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी. आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, फुली फिल्ड है, जिसकी वजह से ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा. जिसका तो इसके ये किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोल देते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोल देते हैं. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेसिस पे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं, कि हर एक एलिमेंट में कितनी टेंडेंसी है नोबल गैस कन्फिग्रेशन को एक्वायर करने की, उस बेसिस पे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, फास्ट, या अब हम उसको स्लो रिएक्टिविटी में डिनोट करते हैं. जैसे सोडियम की एग्जांपल ले लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2, 8 और 1. सोडियम को जब नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करनी है तो वो क्या करेगा, बड़ी आसानी से अपना लास्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, ताकि वो पीछे क्या हो सके, स्टेबल हो सके.
तो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने के लिए, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते हैं? केटाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? सोडियम का केटाइन आ गया। ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन, क्लोरीन का अटोमिक नंबर है हमारे पास 17 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है? 287। तो आउटमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 मोर इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बिकॉज 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, जिस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है? हमारे पास फास्ट रिएक्टिव होता है। सो आफ्टर गेनिंग एंड इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज वालों को हम क्या बोलते हैं? एनाइन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? क्लोराइड का एनाइन आ गया। सो जो दोनों एलिमेंट्स है सोडियम क्लोरीन, दोनों क्या है हमारे पास? दोनों में गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्या बना देता है? सोडियम केटाइन, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कैसी होती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 28। ऐसी क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 287, ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा? क्लोराइड एनाइन बनाएगा। उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अब कितनी आ गई? 288। तो सोडियम ने स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना है, क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया? सोडियम के एक इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट के साथ डिनोट करा, और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल वाले जो 7 इलेक्ट्रॉन थे उनको हमने किसके साथ डिनोट करा है? क्रॉस के साथ डिनोट करा है। तो सोडियम स्टेबल होकर क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है। इससे सोडियम भी स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन भी क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या लगती है? की वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसकी वजह से ये नमक की फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो एग्रीगेट होता है। एग्रीगेट मतलब इसमें काफी सारे आयंस इकट्ठे होते हैं, ऑपोजिट चार्ज आयन, पॉजिटिव कैटाइंस और क्लोराइड के एनाइंस क्या होते हैं? उनका एग्रीगेट होता है, उनका इकट्ठ होता है। सिमिलरली हमने एग्जांपल ले ली मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 282, उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? लूज करेगा। तो हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज वाला केटाइन, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आ गई? स्टेबल कॉन्फिग्रेशन आ गई 28। ऐसी क्लोरीन, क्लोरीन की 287 थी, उसने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो अब उसकी क्लोराइड एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होगी? 2, 8 और 8। तो मैग्नीशियम को अब स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, बट एक क्लोरीन तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो क्या करता है? मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोराइड आयन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। एक अपना इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले क्लोराइड आयन को दे देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोराइड आयन को दे देता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का 2 पॉजिटिव चार्ज तो क्लोराइड के कितनी हो गई? डबल अमाउंट होगी, जिसकी वजह से चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो जो MgCl2 की फॉर्म में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो जो कंपाउंड हमारे पास इस तरीके से बनते हैं इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो किस में होता है? मेटल और नॉन मेटल में। हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं। और मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के साथ मिलकर कौन से कंपाउंड बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। उसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर, कि आयनिक कंपाउंड की फिजिकल नेचर कैसी होगी। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और समवट क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, बिकॉज ये किसको मिलके बने होते हैं? हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैटाइन और नेगेटिव चार्ज एनाइन को मिलके बने होते हैं। ऑपोजिट चार्जेस होने की वजह से इसमें फोर्स है जो क्या लगती है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसकी वजह से ये सॉलिड स्टेट में क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे, और ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। और नेक्स्ट है कि जो कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स है, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब क्या है? कि ये प्रेशर अप्लाई करने से कंप्रेस नहीं होते, बट क्या होते हैं? टूट जाते हैं इनटू स्मॉल पीसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा एनर्जी देने की वजह से उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आयनिक कंपाउंड ज़्यादातर पानी में सॉल्युबल होते हैं बिकॉज जैसे यहाँ पे हम बेसिक रूल फॉलो करेंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि जो जैसा है उसी में जाके वो क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे हमारे पास आयनिक सॉलिड है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैटाइन और क्लोराइड एनाइन को मिलके बना है, तो जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। ऐसी वाटर की भी जब डिसोसिएशन होती है वो H पॉजिटिव कैटाइन देता है और OH नेगेटिव एनाइन देता है। दैट मीन्स इसमें भी चार्ज सेपरेशन है तो ये भी क्या हुआ, पोलर हो गया। पोलर में क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। सॉल्युबिलिटी किसके कारण होती है, बिकॉज इसका जो कैटाइन है वो दूसरे के एनाइन के साथ जाके मिक्स हो जाता है और जो क्लोराइड एनाइन है वो वाटर के हाइड्रोजन आयन के साथ पॉजिटिव चार्ज कैटाइन के साथ जाके बॉन्डिंग कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी हो जाती है। बट ये इनसॉल्युबल होता है। सॉल्वेंट्स हो गए जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, उनमें ये डिजॉल्व नहीं होते हैं बिकॉज ये दोनों किस नेचर के हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर मीन्स उसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होती है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट सिर्फ तभी करेंगे जब वो मोल्टन स्टेट में होंगे या एक्व स्टेट में होंगे। बिकॉज मोल्टन स्टेट में हम उसको क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में कब आएगा सॉलिड से, जब हम उसको हीट देंगे। हीट देने की वजह से जो ऑपोजिट चार्ज आयन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से आयंस फ्रीली मूव करने लगते हैं और आयन की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। ऐसी सॉल्यूशन है जो आयनिक कंपाउंड का वाटर में, उसमें भी क्या होते हैं, आयन होते हैं। जब हम आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। वो आयंस क्या करते हैं, फ्रीली मूव करने की वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जैसे हम इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करवाते हैं, कैथोड और एनोड को उसमें रख के पास करवाते हैं। तो कैटाइन है जो पॉजिटिव चार्ज वाला है वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के पास जाके इकट्ठा हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज वाला है वो पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड के साथ जाके पास से जाके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो इस वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट आयनिक कंपाउंड जब अपनी सॉलिड स्टेट में होकर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बिकॉज सॉलिड स्टेट में होने की वजह से वो उसमें आयंस की मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। जब आयंस मूवमेंट शो नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।